Hello guys, welcome back to the new video lecture. It is a part 2 of the video lecture. In the previous video lecture, we have discussed about the fundamental rights, and in this video we are going to cover directive principles of state policy, which are known as DPSPs. So without wasting any time, let's discuss what are the DPSPs. Initially, we are going to take a brief introduction about the DPSPs, and after that, we will discuss about the features of DPSPs, and after that, we will discuss about the classification of DPSPs. So, let us take a brief introduction about the DPSPs. तो DPSPs are given in part 4 of the Indian Constitution, Article 36 से लेके 51 तक, जो कह रहा है कि जो DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं, वो हमारे पार्ट 4th ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो हमारे पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं, और वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। अगर हम DPSPs की बात करें तो 35 के बाद जितने भी आर्टिकल शुरू होते हैं, जैसे 36 से लेके 51 तक, वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से के साथ डील करते हैं। दिस फीचर्स ऑफ DPSPs आर बोरोड फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो फीचर है ना DPSP का, ये जो DPSPs का आइडियाज़ है, ये हमने कहाँ से लिया है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, जो का आयरलैंड का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हमने लिया है। जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो वो हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से बारो किए हैं। अगर DPSPs की बात करें तो वो एक जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, किसके लिए? स्टेट्स के लिए। मतलब जो DPSPs होती हैं, जब भी कोई स्टेट अपनी पॉलिसी बनाती है तो उसके उस समय जो उसको इंस्ट्रक्शंस, जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस ध्यान में रखनी होती हैं, उनको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज बोलते हैं। मतलब जो उनको डायरेक्ट कर रहे हैं स्टेट्स को वाइल फार्मुलेटिंग देयर पॉलिसीज। अगर हम सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स की बात करें, जो DPSPs के अंदर दिए गए हैं, वो जो है वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स होता था, हुआ एक 1948 के अंदर। तो उसके अंदर भी वो सारे सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स थे, और वही कल्चर और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी डाल दिए गए हैं। एंड DPSPs इम्पोज अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑन द स्टेट्स। मतलब जो DPSPs होते हैं वो एक मॉरल ऑब्लिगेशन डालते हैं किसके ऊपर? स्टेट्स के ऊपर, ताकि जो मतलब वेलफेयर बना रहे किनका? लोगों का। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ DPSPs क्या है। तो दीज आर द पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट। मतलब जो DPSPs होते हैं ये पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस होते हैं गवर्नमेंट्स के लिए, एंड जो DPSPs होते हैं वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं, लेकिन अगर हम DPSP के केस में देखें तो वो नॉन जस्टिशिएबल होते हैं, इन नेचर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं बाय द कोर्ट्स अगर ये वायलेट हो जाते हैं। मतलब अगर आपके DPSP जो है वो वायलेट हो जाते हैं तो उस समय कोर्ट जो है वो कुछ नहीं कर सकता। अगर हम फंडामेंटल्स की राइट्स की बात करें तो अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाते हैं तो आप जो है आर्टिकल 32 दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ उसको यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट आपके जो राइट्स हैं उनको रिस्टोर करेगा। लेकिन ऐसा जो है वो DPSPs के केस में बिल्कुल नहीं है। और थर्ड फीचर की बात करें तो इट हेल्प्स इन अचीविंग वेलफेयर स्टेट। ये वेलफेयर स्टेट को अचीव करने में हेल्प करता है। वेलफेयर स्टेट वो होती है जो लोगों का भला चाहे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में इसको समझते हैं तो मतलब जो वो स्टेट होती है जो लोगों का भला चाहती है। फोर्थ फीचर की बात करते हैं तो DPSPs आर टेकन इनटू अकाउंट वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी कोई पॉलिसीज बनाई जाती हैं तो DPSPs वो चीज़ होती हैं जब जिन्हें उन्हें ध्यान में रख के पॉलिसीज़ को फ्रेम करना होता है, पॉलिसीज़ को बनाना होता है, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना होता है। और अगर फिफ्थ फीचर की बात करें तो DPSPs आर यूजफुल इन मेजरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब DPSPs किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है ना, उससे हमें पता चलता है, DPSP से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट किस तरह का परफॉर्म कर रही है।
और जो DPSPs हैं वो किसका ब्लेंड है, मतलब किसको मिलजुल के बने हैं, एक सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरलिज्म, ये तीन आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर, मतलब तीन आइडियोलॉजीज को मिक्स करके इनका ब्लेंड एक तैयार करके DPSPs को फ्रेम किया गया है। इनकी एज सच कोई क्लासिफिकेशन है नहीं, लेकिन हम पढ़ने के लिए, हम अपनी सहूलियत के लिए इनको क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स के अंदर। दैट इज़, पहला जो होता है वो हमारा सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स होते हैं, दूसरे वो होते हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स होते हैं, और तीसरे वो होते हैं जो लिबरल प्रिंसिपल्स होते हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स वो होते हैं जो गांधीयन आइडियोलॉजी के साथ डील करते हैं, और वैसे ही बाकी वाले प्रिंसिपल्स भी होते हैं जिससे आइडियोलॉजी के साथ वो डील करते हैं। अगर आर्टिकल 36 की बात करें तो वो क्लियरली डायरेक्ट द स्टेट टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट सोशल ऑर्डर विच स्टैंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ये कहता है कि हमें क्या करना है, स्टेट को डायरेक्ट करता है, स्टेट को एक डायरेक्शन प्रदान करता है कि आपको सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, ताकि जो वेलफेयर है लोगों का वो मेंटेन रहे, वो इंश्योर हो सके। आर्टिकल 37 की बात करें तो वो कहता है कि जो DPSPs हैं वो नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर हैं, मतलब दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट व्हेन इट गॉट वायलेटेड। ठीक है, आप समझ गए होंगे, मैंने आपको पहले समझाया था कि ये नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो जस्टिशिएबल इन नेचर होते हैं, जो अगर वो वायलेट हो जाते हैं तो उस समय कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट बाय यूजिंग आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट बाय यूजिंग आर्टिकल 226 वो रिट्स को इशू करते हैं और आपके राइट्स को वो क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं या फिर से रिस्टोर करते हैं। अब हमारे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स आते हैं। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को समझने से पहले हम सोशलिज्म को समझते हैं, क्योंकि जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अंदर आर्टिकल्स आते हैं या DPSPs आते हैं वो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी के ऊपर उसके बेसिस पे हैं। तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कलेक्टिव ओनरशिप होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप की बात नहीं होती है, सभी के पास जो है वो ओनरशिप होनी चाहिए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। और बात करते हैं वहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होने चाहिए। और इसके अंदर क्या आता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड एक और आता है जो जिसको हम आर्टिकल 39B और C आते हैं, तो वो उसी के साथ डील करते हैं, किसके साथ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। और जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी किसके अंदर बिलीव करती है कि सोशल इक्वलिटी और इकोनॉमिक इक्वलिटी के बीच विश्वास रखती है। अब हम देखेंगे कि दोज प्रिंसिपल दैट विद द सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी आर कॉल्ड एज सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल्स हैं, वो DPSPs जो सोशलिस्टिक आइडियोलॉजी के साथ डील करते हैं उनको हम सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जैसे आर्टिकल 38 हो गया, तो आर्टिकल 38 कहता है कि एम टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल्स एंड प्रमोटेड जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली। मतलब ये कहता है कि इसका इसका जो एम है आर्टिकल 38 का, वो है कि आपको क्या करना है, सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है, ताकि जो पीपल्स का है, पीपल्स का वेलफेयर इंश्योर हो सके, पीपल्स को एक अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा सके, उनका वेलफेयर नज़र में रखा जाए। और जस्टिस प्रमोट करने की बात करता है। जस्टिस किस बेसिस के ऊपर, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो या पॉलिटिकली हो, ये आर्टिकल 38 हमें बताता है। आर्टिकल 39 की बात करें तो ये डायरेक्ट करता है स्टेट को टूवर्ड इंश्योरिंग इक्वल एक्सेस टू, मतलब ये तीन चीज़ों की बात करता है। पहला करता है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए आर्टिकल 39 के अंदर। ये डायरेक्ट करता है स्टेट को कि आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ को प्रिजर्व किया जा सके। और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ एंड वुमेन, मतलब अगर हम मैन और वुमेन की बात करें तो उनको इक्वल पे की जानी चाहिए उनके एक काम के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वुमेन जो है वो सेम काम कर रही है मैन के मामले में और उनको पे जो है वो कम दी जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनको इक्वल पे देनी चाहिए उनके एक जैसे काम के लिए। इसके अंदर आर्टिकल आता है आर्टिकल बी और आर्टिकल सी। आर्टिकल बी क्या कहता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए। और आर्टिकल सी जो है वो कहता है कि आर्टिकल 39C, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में जो वेल्थ है वो इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, उससे हमें ये बचाने का प्रयास करता है आर्टिकल 39C। ठीक है,
उसके बाद आर्टिकल 39A की बात करें तो एम टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पोर। मतलब इसका एम है कि आपको क्या करना है कि इक्वल जस्टिस प्रदान करना है किसको, जो पोर लोग होते हैं, जो जस्टिस को अवेल नहीं कर सकते हैं या जो लीगल एड नहीं ले सकते हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी है। ये आर्टिकल 39 क्लॉज ए के अंदर दिया गया है। अगर हम आर्टिकल 42 की बात करें तो वो ये उसका कहता है कि एम टू मेक प्रोविजन फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्किंग एंड मैटरनिटी रिलीफ। इसका एम क्या है कि स्टेट को क्या करना है कि ऐसे प्रोविजन बनाने हैं जो कि ह्यूमन कंडीशंस को जस्ट मतलब एक सही तरीके से ह्यूमन कंडीशन प्रदान करे, किसको, जो वर्किंग क्लास होती है उनको एक अच्छी तरह की कंडीशन जो है वो प्रदान करे, ना कि हजार्डियस कंडीशन प्रदान करे। ये स्टेट को इंश्योर करना है और मैटरनिटी रिलीफ जो है वो प्रदान करनी है। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 41 एम टू सिक्योर द राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। इसका मतलब ये है कि आपको उनके राइट्स को सिक्योर करना है, जैसे राइट टू वर्क एक हो गया, उसके बाद राइट टू एजुकेशन हो गया एंड राइट टू पब्लिक असिस्टेंस हो गया। अगर किसी को, अगर जो इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब जिसकी जॉब नहीं लगी है, या जो कोई ओल्ड एज में है उनको पेंशन देनी है, जहाँ कोई बीमार है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी है, जहाँ कोई डिसेबल है जिसकी कोई मतलब आँख नहीं है, कान नहीं है, या कोई आर्म्स नहीं है, उसका कोई भी अंग जैसे नहीं है, जैसे किसी की टांगे नहीं होती, तो उनको क्या करना है, पब्लिक असिस्टेंस देनी है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें प्रदान करनी है। आर्टिकल 41 के अंदर ये डायरेक्ट किया गया है स्टेट को। उसके बाद आर्टिकल 43 की बात करें तो वो कहता है कि एम टू सिक्योर लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर्स। ये किसकी बात करता है कि हम स्टेट को सिक्योर करना है, इंश्योर करना है कि एक लिविंग वेज जो है वो आपको वर्कर को देनी है, एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रदान करना है, उसके बाद सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी देनी है सभी वर्किंग क्लास को या सभी वर्कर्स को। आर्टिकल 43A क्या कहता है कि एम टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ये कहता है कि आपको स्टेट को क्या इंश्योर करना है कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर है उसको बढ़ाना है, उसको सिक्योर करना है इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। जब इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट होती है उस समय जो वर्कर की पार्टिसिपेशन है उसको सिक्योर करने की बात आर्टिकल 43 के ए के अंदर की गई है। आर्टिकल 47 की बात करें तो एम टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल्स एंड इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ। मतलब ये कहता है कि ये स्टेट को क्या करना है, स्टेट को ये करना है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करना है, और जो लोगों का लेवल ऑफ न्यूट्रिशन है उसको ध्यान में रखना है, और उनकी जो पब्लिक हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। ये आर्टिकल 47 के अंदर डायरेक्ट करता है स्टेट को। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल 47 दिया गया है ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आपको क्या करना है, लोगों को न्यूट्रिशन प्रदान करनी है, एक मिनिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन उनको देना चाहिए, और उनका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको अचीव करने में उनकी मदद करनी है, ताकि वो अच्छे से अपना जीवन जो है व्यतीत कर पाएँ, और उनकी हेल्थ को वो इम्प्रूव करने के कुछ मेजर्स लाने हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं गांधी प्रिंसिपल्स। गांधी प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें गांधीज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको समझना है। जो गांधीज्म की आइडियोलॉजी है वो बिलीव करती थी कि इंडिविजुअल्स के एम्पावरमेंट के लिए, ठीक है, इंडिविजुअल्स की एम्पावरमेंट, जिसके अंदर वो सर्वोदय का कंसेप्ट देते हैं और स्वराज का कंसेप्ट देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं गांधी प्रिंसिपल्स के अंदर वो आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 ये कहता है कि आपको क्या करना है, विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करना है और उनको पावर देनी है, अथॉरिटी देनी है, ताकि वो अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को चला सकें लोकल लेवल के ऊपर, या लोकल गवर्नमेंट को चला सकें इन द रूरल और अर्बन लेवल के ऊपर। ये आर्टिकल 40 के अंदर दिया गया है, ध्यान में रखना। और आर्टिकल 43 ये कहता है कि आपको कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है, और एन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेस इन द रूरल एरियाज के अंदर आपको क्या करना है, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज होती हैं, जो लोकल इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको प्रमोट करना है। किसके अंदर ये किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल 43 के अंदर दिया गया है।
आर्टिकल 43 पार्ट बी की बात करें तो ये कहता है कि आपको वॉलेंट्री फॉर्मेशंस को प्रमोट करना है। जैसे वॉलेंट्री कोई, जैसे मतलब वॉलेंट्री होता है कि बिना किसी दबाव के वो खुद की मर्जी से कोई एसोसिएशन बना रहा है या उनको प्रमोट करना है, ठीक है। और आर्टिकल 47 ये कहता है कि एम टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। ये कहता है कि स्टेट को क्या करना है, प्रोहिबिट करना है। क्या करना है, प्रोहिबिट क्या करना है, अगर कोई इंडिविजुअल या अगर कोई पब्लिक जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जैसे ड्रग्स वगैरह ले रही है जो कि उनकी हेल्थ के लिए इंजurious है, उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तो उसको रोकना है। ये आर्टिकल 47 के अंदर दिया गया है, बताया गया है। आर्टिकल 46 की बात करें तो इसका एम है कि आपको एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। किनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट और एजुकेशन इंटरेस्ट, जो एससीज होते हैं और एसटीज होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, और जो वीकर सेक्शंस होते हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। एंड उनको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है सोशल इंजस्टिस से और एक्सप्लॉयटेशन। ये आर्टिकल 46 के अंदर हमें दिया गया है। आर्टिकल 48 की बात करें तो वो हमें काउ स्लॉटर्स, गो हत्या और जो काव्स उनके बच्चे की हत्या से वो प्रोहिबिट करता है उसको। एंड अदर मिलिच एंड ड्रॉट एनिमल्स, ये भी इसका कुछ है मीनिंग। बट ये किसके अंदर दिया गया है, आर्टिकल 48 के अंदर दिया गया है, जो कि गांधीन प्रिंसिपल्स के अंदर आता है। अब इसी के साथ हमारे गांधीन प्रिंसिपल खत्म होते हैं और उसके साथ ही लिबरल प्रिंसिपल्स जो है वो स्टार्ट होते हैं। लिबरल प्रिंसिपल जो है वो लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को के ऊपर बेसिस है। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी के बेस के ऊपर दिए गए हैं, जो कि बिलीव करते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी को लेके। ज़्यादातर वो इंडिविजुअलिज्म में विश्वास रखते हैं कि इंडिविजुअल लिबर्टी को ध्यान में रखते हैं। जैसे रूल ऑफ लॉ हो गया, पॉलिटिकल इक्वलिटी हो गया, ये इनका कंसेप्ट है लिबरलिज्म के। आर्टिकल 44 की बात करें तो वो उनका मतलब होता है कि एम टू सिक्योर ऑल द सिटीजन एज ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री। ये अभी तो न्यूज़ में भी चल रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी कंट्री के अंदर लगाया जाना चाहिए। एंड हर एक सिटीजन को मतलब एक जैसा ट्रीट किया जाना चाहिए। किसी किसी जैसे धर्म के अंदर, जैसे मुस्लिम्स के अंदर, हिंदुज़म के अंदर उनके कुछ अपने लाज होते हैं, तो उसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन अब जो है वो कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए, अब नहीं कह रहे हैं, मतलब इनिशियली उन्होंने डीपीएसपी के अंदर ये कह दिया था कि 44 आर्टिकल 44 के अंदर कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द कंट्री के अंदर लाना है, ठीक है। आर्टिकल 45 की बात करें तो एम टू प्रोवाइड प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 ईयर। इसका मतलब ये है कि जो 6 ईयर के अंडर जो चिल्ड्रंस हैं उनको क्या करना है, अर्ली चाइल्डहुड केयर को प्रोवाइड करना है, और उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना किसकी जिम्मेवारी है, स्टेट की जिम्मेवारी है। उसके बाद हम आर्टिकल 48 की बात करें तो आर्टिकल 48 क्या कहता है, एम टू प्रमोट एंड ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस। मतलब इसका मतलब है कि आपको प्रमोट करना है और ऑर्गेनाइज करना है किसको, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्रीज को। किसकी लाइंस के ऊपर, मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन के ऊपर, मतलब साइंस के बेसिस के ऊपर आपको ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्रीज को, ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। ये इस किसके अंदर, किस आर्टिकल के अंदर दिया गया है, आर्टिकल 48 के अंदर। आर्टिकल 50 की बात करें तो वो कहता है कि आपको सेपरेट करना है जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट। अब ये बात करता है कि जुडिशरी को जो है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने की बात आर्टिकल 50 के अंदर दी गई है। उसके बाद फोर्थ जो है वो है जनरल इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स, जो विच डू नॉट फॉल अंडर आइदर ऑफ मतलब बाकी इन कैटेगरीज के अंदर, इन क्लासिफिकेशन के अंदर फॉल नहीं करते। वो जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनको हम इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। जैसे आर्टिकल 48 ए जो है वो कहता है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट को, और आपको जो है वो प्रोटेक्शन प्रदान करनी है, सेफ गार्ड करना है किनको, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को। ये आर्टिकल 48 ए के अंदर दिया गया है कि आपको जो फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ हैं या इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना है और उनको इम्प्रूव करना है। आर्टिकल 49 की बात करें तो ये क्या कहता है कि आपको मोनूमेंट्स, जो मतलब मोनूमेंट्स क्या होते हैं आप समझ ही रहे होंगे, जो प्लेसेस होती हैं जिनकी ज़्यादा सिग्निफिकेंस होती है उनको मोन्यूमेंट्स बोलते हैं। जहाँ प्लेसेस होगी या जो आर्टिस्टिक एंड हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपॉर्टेंट, जिनकी नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दी गई है, उन साइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, उन मोनूमेंट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है, उन हिस्टोरिकल साइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 49 के अंदर ये बताया गया है। और आर्टिकल 51
ये कहता है कि आपको इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है, ताकि जो सिक्योरिटी मेंटेन रहे और एक ऑनरेबल रिलेशन बने रहे नेशंस के बीच में, ताकि इंटरनेशनल लॉ की जो है वो रिस्पेक्ट हो सके। और अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अंदर डीपीएसपीज को लेके क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि नोटेबल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो डीपीएसपीज हैं वो नोटेबल फीचर हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब जो डीपीएसपीज हैं वो डीपीएसपी आर जस्टिसेबल इन द कोर्ट ऑफ पीपल। ऐसे माना जाता है कि डीपीएसपीज आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैं, बट इन कोर्ट ऑफ पीपल की बात करें, वो तो कोर्ट की बात कर रहा है ना, इंडियन कोर्ट की जुडिशरी की बात कर रहा है कि वो नॉन जस्टिसेबल है वहाँ पे। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ पीपल की बात करें तो वहाँ पे जो डीपीएसपीज हैं वो जस्टिसेबल हैं। And DPSPs are the like high house constantly lighthouse constantly reminding the state that which in which the Indian polity should move। लाइट हाउस का क्या मतलब होता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि समुद्र के ऊपर जब भी कोई शिप्स जा रही होती है तो वहाँ पे एक लाइट हाउस हुआ करता था, और वो डायरेक्शन प्रदान करता था कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है शिप्स को, कि आप कहीं भड़क ना जाएं, तो आपको इस डायरेक्शन में जाना मूव करना है या उस डायरेक्शन में मूव करना है, तो वो लाइट हाउस बताने का काम करता है। और उसी तरह से जो डीपीएसपीज हैं वो भी लाइट हाउस की तरह काम करते हैं, और स्टेट को ये बार बार याद दिलाते रहते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है। और ये जो डीपीएसपीज हैं वो कोर्ट ऑफ पीपल के सामने जो है वो जस्टिसेबल हैं, आपको वहाँ पे आंसर करना पड़ता है इन द कोर्ट ऑफ पीपल। तो इसी के साथ हमारा डीपीएसपीज जो है वो ख़त्म होते हैं। आगे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिस्कस करेंगे, तो इसका पार्ट 3 जल्द ही आने वाला है। थैंक यू।